डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेरोमैग्नेटिक ऑर्डर और इसके साथ में क्यूरी पॉइंट एंड एक्सचेंज इंटीग्रल को। तो सबसे पहले जो फेरोमैग्नेटिक ऑर्डर होता है, किसी भी फेरोमैग्नेट की अगर हम बात करें, तीन टाइप्स ऑफ मैग्नेट होते हैं, पैरामैग्नेट, डायामैग्नेट, फेरोमैग्नेट, जिसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेटिज्म है वो माना जाता है फेरोमैग्नेट का होता है। फेरोमैग्नेट का अगर हम कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट इसमें आपको तब मिल रहा है जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है या ज़ीरो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम कहें तो किसे कह सकते हैं, तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, जो भी मैग्नेट जब हम कहते हैं, कोई भी मैग्नेट को आप अगर रख देते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो ये मैग्नेट क्या करता है, ये खुद को उस फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है और यही चीज़ कहलाती है मैग्नेट की मोमेंट। तो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस मोमेंट है, इसका मतलब ये निकलता है कि आपने फील्ड नहीं लगाया है तब भी मैग्नेट मोमेंट शो कर रहा है, यानी वो रोटेट होकर के खुद को अलाइन करने की कोशिश कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। तो ये कहलाता है आपका स्पॉन्टेनियस मोमेंट। और स्पॉन्टेनियस मोमेंट का होना ये सजेस्ट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है और मैग्नेटिक मोमेंट है ये अरेंज्ड हैं एक रेगुलर मैनर में। तो ये कहलाता है आपका स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मोमेंट, जिसकी वजह से जो फेरोमैग्नेट है उसके अंदर जो एटम्स हैं या एटॉमिक मैग्नेट्स हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अरेंज रहता है एक रेगुलर मैनर में। अब आते हैं हम क्यूरी पॉइंट एंड एक्सचेंज इंटीग्रल में। अगर हम कंसिडर करते हैं एक पैरामैग्नेट जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है n और स्पिन जो है वो s है, तो इसके अंदर एक इंटरनल इंटरैक्शन वर्क करता है जो कि सारे मैग्नेटिक मोमेंट को पैरेलल करने की कोशिश करता है। और जब सारे मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल हो जाते हैं तो हमको मिलता है एक फेरोमैग्नेट। ये फील्ड जो है जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो पैरेलल हो जाता है, ये कहलाता है आपका एक्सचेंज फील्ड, ठीक है, जिसको हम मॉलिक्यूलर फील्ड या वीज फील्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने क्या लिया था, एक पैरामैग्नेट हमने लिया था और पैरामैग्नेट के अंदर n आयंस और सारे आयंस जो हैं स्पिन इनका हमने लिया हुआ था s। तो हमने देखा कि इसके अंदर एक इंटरनल इंटरैक्शन वर्क कर रहा है जिसकी वजह से सारे स्पिन जो हैं वो कैसे हो गए हैं, पैरेलल हो गए हैं। तो ये जो इंटरनल इंटरैक्शन है ये कहलाता है आपका एक्सचेंज फील्ड। इसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट होता है वो कहलाता है एक्सचेंज फील्ड, या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट सबके पैरेलल हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सचेंज फील्ड का ही दूसरा नाम मॉलिक्यूलर फील्ड और इसका एक और नाम है वीज फील्ड। जो ओरिएंटिंग इफेक्ट आता है एक्सचेंज फील्ड के कारण से वो थर्मल एजिटेशन से अपोज किया जाता है। जो अंदर पैरामैग्नेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें आपस में थर्मल एजिटेशन भी तो होता है। हाई टेम्परेचर में स्पिन ऑर्डर जो है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो एटम्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं और इस वजह से यहाँ पर जो स्पिन का ऑर्डर है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड है उस फील्ड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जिस फील्ड की हमने अभी बात की, जिसे हमने कहा वीज फील्ड या एक्सचेंज फील्ड, ये वाली जो फील्ड है इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं BE से, और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लेंगे 10⁷ गॉस के बराबर, या फिर टेस्ला के टर्म्स में 10�3टेस्ला के बराबर।
मीन फील्ड अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से BE इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा m, यानी जो ये एक्सचेंज फील्ड है ये प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटाइजेशन के। मैग्नेटाइजेशन जिसको हम मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं, या फिर हम इसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं। तो ये एक्सचेंज फील्ड जो है ये प्रोपोर्शनल किसकी होती है, इस मैग्नेटाइजेशन के प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे यहाँ पे एक कांस्टेंट लैम्डा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्यूरी टेम्परेचर है आपका उसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम फेरोमैग्नेट की बात करते हैं तो वहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर जो है एक ऐसा टेम्परेचर माना जाता है जिसके पार अगर आप जाते हैं तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो है वो पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। हमने शुरुआत में ही कहा था स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन हम किसे कह रहे हैं, जब भी हम फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे हैं फिर भी हम ये देखते हैं कि फील्ड को बिना अप्लाई किए हुए भी सारे के सारे मोमेंट्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो वो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। क्यूरी टेम्परेचर यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे, जिसके पार अगर हम जाते हैं तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। वैसे भी नॉर्मली हम क्यूरी टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके पार अगर हम जाते हैं तो फिर हमको पैरामैग्नेट मिलता है, और जिसके इस पार अगर हम आते हैं तो हमको फेरोमैग्नेट मिलता है। तो T की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर जो एटम्स हैं उनमें डिसऑर्डरनेस आ जाता है, जिसकी वजह से हमको पैरामैग्नेटिक फेज़ मिलता है, और कम टेम्परेचर में हमको मिलता है फेरोमैग्नेटिक फेज़, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से कम वाले टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे हम एक पैरामैग्नेटिक फेज़ कंसीडर करते हैं जिसमें एक फील्ड BA को अप्लाई किया गया है। इसके पहले हमने BE से रिप्रेजेंट किया है वीज फील्ड, ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर हम पैरामैग्नेटिक फेज़ ले रहे हैं जिसमें फील्ड BA को अप्लाई किया जा रहा है, जो कि एक फाइनाइट मैग्नेटिज्म को क्रिएट करता है, और उसके बदले में एक फाइनाइट एक्सचेंज फील्ड BE हमको मिलती है। काई अगर पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी हम किसे कहते हैं, जब भी जो ससेप्टिबिलिटी होता है ये एक्चुअली कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है, किसी सब्सटेंस में मैग्नेटाइज होने की कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है वो कहलाती है आपकी ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी का M के साथ रिलेशन होता है कि प्रोपोर्शनल होता है, तो M इज इक्वल्स टू काई पी BA प्लस BE, जहाँ पे BA आपका अप्लाइड फील्ड है और BE जो है ये आपका एक्सचेंज फील्ड है। SI यूनिट में हम इसे म्यू नॉट M इज इक्वल्स टू काई पी BA प्लस BE इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो मैग्नेटाइजेशन है वो एक कांस्टेंट टाइम ससेप्टिबिलिटी, कांस्टेंट ससेप्टिबिलिटी टाइम्स है जब फ्रैक्शनल अलाइनमेंट बहुत कम है, थोड़ा सा ही अलाइनमेंट हो रहा है, यानी स्पेसिमेन पैरामैग्नेटिक फेज़ में है। हम कह रहे हैं पैरामैग्नेटिक फेज़ मतलब पैरामैग्नेट में अलाइनमेंट जो है वो कम होता है, तभी डिसऑर्डर फेज़ मिलता है, और डिसऑर्डरनेस होने की वजह से ही ये पैरामैग्नेट होता है। जब ऑर्डर्ड हो जाएगा तो फिर ये कहलाएगा हमारा फेरोमैग्नेट। जब ऑर्डरनेस या अरेंजमेंट आ जाता है सारे एटम्स में तो ये कहलाता है फेरोमैग्नेट। तो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्यूरी लॉ से इसे एक्सप्रेस करेंगे, काई इज इक्वल्स टू C/T, C जहाँ पे क्यूरी कांस्टेंट है। अब हमने इसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, तो फिर हमको MT इज इक्वल्स टू C BA प्लस लैम्डा M मिलेगा। हम BA प्लस BE ले रहे थे और हमने यहाँ पर लिया हुआ था MT इज इक्वल्स टू BA प्लस BE की जगह हमने लिया लैम्डा M। तो काई इज इक्वल्स टू आपको वैल्यू मिल जाएगी M अपॉन BA विच इज इक्वल्स टू C अपॉन T माइनस C लैम्डा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। T इज इक्वल्स टू अगर आप लेते हैं C लैम्डा, तो जो ये टेम्परेचर अगर आप लेते हैं तो इस टेम्परेचर पे ये वैल्यू 0 आ जाएगी, काई इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन हमको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे M की वैल्यू जो है
m की वैल्यू फाइनाइट होगी 0 BA के लिए। अप्लाइड फील्ड हम लगा रहे हैं लेकिन तब भी हमको मैग्नेटाइजेशन मिल रहा है, जिसको हमने डिफाइन किया स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन करके। अब काई इज इक्वल्स टू हमारे को C/T माइनस TC वैल्यू मिली और TC इज इक्वल्स टू C लैम्डा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 आपका। ये एक्सप्रेशन जो है ये डिस्क्राइब करता है ऑब्जर्व ससेप्टिबिलिटी की वेरिएशन को पैरामैग्नेटिक रीजियन में, जो कि क्यूरी पॉइंट के अबव है, ज़्यादा टेम्परेचर में। इक्वेशन 4 और क्यूरी कांस्टेंट का डेफिनेशन यूज़ करके हम मीन फील्ड कांस्टेंट लैम्डा को निकाल सकते हैं। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी TC/C विच इज़ इक्वल्स टू 3 kBT/Ng² S+1 μB²। ये वैल्यू हमको अलग से डिराइव करनी होती है, जिसको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। आयरन के लिए TC इज इक्वल्स टू 1000 के, G लैंडे जी फैक्टर विच इज़ इक्वल्स टू 2 और S इज इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन 5 से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 5000, MS मिल जाएगा 1700। तो BE इज इक्वल्स टू लैम्डा M यानी 5000 इंटू 1700, तो आपको मिल गया 10⁻³ टेस्ला के बराबर। ये जो एक्सचेंज फील्ड है आयरन में, ये बहुत बड़ी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है रियल मैग्नेटिक फील्ड से दूसरे मैग्नेटिक आयंस की वजह से। मैग्नेटिक आयन प्रोड्यूसेस फील्ड μB/A³ या फिर 10⁻³ इज इक्वल्स टू 0.1 टेस्ला एट नेबरिंग लैटिस पॉइंट। तो एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन, जिसको हम एक्सचेंज इंटीग्रल कहते हैं, वो एक्चुअली जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है U इज इक्वल्स टू -2J SI/SJ से, जहाँ पे J एक्सचेंज इंटीग्रल होता है और ये रिलेटेड होता है ओवरलैप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। और ये इक्वेशन आपका कहलाता है हाइजेनबर्ग मॉडल। यहाँ पर एक चीज़ हम ज़रूर से डिस्कस करना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर हम लेते हैं U की वैल्यू को, हमने कहा कि U इज इक्वल्स टू -2JE S1 S2। U की वैल्यू आपको मिलेगी -2JE S1 S2। JE अगर होता है पॉजिटिव तो फिर U की वैल्यू कम हो जाएगी फाई इज इक्वल्स टू 0 पे, और अगर फाई इज इक्वल्स टू 180 होगा तो U की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे पैरेलल स्पिन फेवरेबल होगा, यहाँ पे जो स्पिन होगा वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। JE अगर नेगेटिव होता है आपका तो U की वैल्यू ज़्यादा होगी, फाई इज इक्वल्स टू 0 होगा, U की वैल्यू नेगेटिव होगी या कम होगी, और फाई इज इक्वल्स टू कहाँ पर, जब फाई इज इक्वल्स टू 180 होगा। फाई किसके बीच में, ये S1 S2 जो स्पिन्स हमने ले रखा है इनके बीच में है फाई, यानी S1 S2 cos फाई, उसमें सिंपली हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो JE की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव होगी, या आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव कब होगी, J की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होगी, ये डिपेंड करेगा जो एटम्स की स्पेसिंग है उस पे डिपेंड करेगा। स्पेसिंग ज़्यादा तो क्रिटिकल वैल्यू JE पॉजिटिव और स्पिन हमारे को मिलेगी पैरेलल। तो ये कहलाता है हाइजेनबर्ग मॉडल। अब यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि एक सिस्टम का है जिसमें 2 स्पिन है, इसी बात को एक्चुअली फेवर किया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। यानी पॉली ने ये बताया कि पॉली के अकॉर्डिंग नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, या फिर पॉली प्रिंसिपल एक्सक्लूड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन फॉर फ्रॉम बीइंग एट द सेम प्लेस एट सेम टाइम। पॉली के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन्स जिनका सेम स्पिन है वो एक ही टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकते एक ही प्लेस में, लेकिन ये एक्सक्लूड नहीं करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि अपोजिट स्पिन के हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है सिस्टम का वो डिपेंड करेगा रिलेटिव ओरिएंटेशन पे, और डिफरेंस इन एनर्जी जो है वो एक्सचेंज एनर्जी को बताएगी। यानी स्पिन के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर आपका स्पिन पैरेलल होगा, आपका JE पॉजिटिव होगा तो फिर स्पिन पैरेलल होगा, J की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फिर स्पिन एंटी पैरेलल होगा। तो इस तरीके से हम एक्सचेंज इंटीग्रल को डिफाइन कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।